Hello everyone, welcome to PW IIT Jam and CSI Net YouTube channel. I am your mentor Ankita S. Tripathi. बच्चों, जो भी हमारे लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। दैट इज एक पोजीशंस आई हैं जो है साइंटिस्ट बी की पोजीशंस, और ये पोजीशंस का ही एडवर्टीजमेंट आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। पोजीशन के नेम है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल एट ICMR। तो इसी पोजीशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा एडवर्टीजमेंट हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे वेदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, कौन सी पोजीशंस आई हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकती हैं, अप्लाई करना किस बेसिस पे है, किस मोड पे एग्जामिनेशन होगा, हर चीज को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एग्जामिनेशन ऑल्दो किसके लिए है, फॉर रिक्रूटमेंट किसके लिए, एट ICMR में रिक्रूटमेंट होने वाली है साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए, लेकिन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है एम्स ऑन बिहाफ ऑफ ICMR। तो इसीलिए आपको जो भी नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो सारी चीजें एम्स की वेबसाइट पे मिलेंगी। तो अगर आप एम्स की वेबसाइट को क्लिक करेंगे, जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है उसको क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी एट ICMR। और यहाँ पे जब आप एडवर्टीजमेंट में क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेगा इस पोस्ट के लिए, दैट इज साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल पोस्ट फॉर ICMR न्यू दिल्ली थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो प्रोसीजर कैसा है रिक्रूटमेंट का, प्रोसीजर भी आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला है। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है वो 2 फरवरी को ही रिलीज हुआ है, तो अभी और 1 मार्च तक ये रिलीज रहेगा। तो आप आराम से अगर एलिजिबल हैं तो इसको इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली आप लोगों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब अगर और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपसे क्या कहा कि ICMR ऑल्दो उस ICMR की पोजीशंस के लिए, साइंटिस्ट बी की पोजीशन एट ICMR इंस्टीट्यूट के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, ये पोजीशंस रिलीज की गई हैं, बट जो करने वाला है वो कौन है, वो है एम्स। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है एम्स न्यू दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ ICMR न्यू दिल्ली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ये जो एप्लीकेशन फिल होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा फॉर द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल। कहाँ पे, एट ICMR हेडक्वार्टर्स, जो ICMR हेडक्वार्टर्स हैं, ICMR के इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर ICMR के सेंटर्स हैं, वहां के लिए ये पोजीशंस ली गई हैं। आप एप्लीकेशन इन्हीं पोजीशंस और इन्हीं जगहों के लिए आप कर सकते हैं फिल। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की आपकी 1 मार्च 2026 है, अप टू 5 PM। तो 5 बजे से पहले आप एप्लीकेशन आराम से भर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। 1 महीने का ऑलमोस्ट 1 महीने का विंडो खुला हुआ है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। अब अगर हम और थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फिल करेंगे, अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, अप्लाई करेंगे इस पोजीशन के लिए, वो स्टार्ट हो रही है 2 फरवरी से, जो हो चुकी है, और क्लोज होगी 1 मार्च 2025 5 बजे से पहले तक। इसके बाद डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, उसका अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो उसकी डेट है 10 मार्च 2026। इसके बाद अगर हम बात करें जो NOC सबमिशन होता है किन के लिए, जो एप्लीकेंट वर्किंग है गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट, PSUs या ऑटोनोमस बॉडीज या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट फंडेड है, तो उनके लिए स्टेटस चेक करने का जो NOC का सबमिशन करने की डेट है वो 10 मार्च 2026 है। इसके अलावा अगर जो करेक्शन विंडो ओपन होगी जहां पे बाय चांस कुछ गलती हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म में और जो करेक्ट करी जा सकती है, उसके लिए जो करेक्शन विंडो खुलेगा वो खुलेगा 10 मार्च से आपके 13 मार्च तक, और 13 मार्च में भी 5 बजे से पहले आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो इन सारी पोजीशंस के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर आपका पड़ेगा वो दिल्ली या फिर NCR वाले रीजन्स में ही पड़ेगा, आउटसाइड दिल्ली और NCR रीजन्स ये नहीं पड़ेगा। तो अपना माइंड उसी तरीके से मेकअप करके ही अपनी एप्लीकेशन को फिल करना बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ CBT एग्जामिनेशन, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन है
तो एडमिट कार्ड भी जब भी रिलीज होने वाले होंगे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, प्लस एग्जामिनेशन की डेट भी थोड़ी टाइम बाद रिलीज हो जाएंगी, तो उसके बेसिस पे ही आपका एडमिट कार्ड और फिर एग्जामिनेशन डेट वहीं पे मिल जाएंगी आपको। ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विल बी अनाउंस्ड लेटर, तो थोड़े टाइम बाद ये रिलीज मतलब अनाउंस कर दी जाएंगी एडमिट कार्ड्स की डेट एज वेल एज एग्जामिनेशन की डेट। अब अगर आप एप्लीकेशन फीस के बारे में देखेंगे तो जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3000 रुपीज है फीस, SC ST कैंडिडेट्स या EWS के लिए 2400 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एग्जेम्प्टेड है, तो आपको कोई फीस नहीं देनी है यहाँ पे। एक और चीज याद रखना कि एक बार आपने एप्लीकेशन फी भर दी, एप्लीकेशन फी को भरने के लिए आप या तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, और एक बार अगर आपने फीस सबमिट कर दी है एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके बाद आप रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते, रिफंड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में या फिर इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन सब के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। चलिए थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं, ये जनरल कंडीशंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी जो भी स्टूडेंट्स विश करते हैं, इस आपको लगता है ये पोजीशन के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, एम्स है जो ऑन बिहाफ ऑफ ICMR कंडक्ट करने वाला है सारी चीजों को। तो एम्स की ही वेबसाइट जो AIMSexams.ac.in जो वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, द एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी स्टूडेंट्स फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, वो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। जो अभी हम अगर थोड़ा सा 1 मिनट वापस से देखें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं बच्चों उसी पोर्शन पे जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, वापस जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इजीली, द एस्पायरिंग कैंडिडेट एप्लीकेंट्स सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। वेबसाइट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, AIMSexams.ac.in कब से शुरू होगा, 2 फरवरी से शुरू होगा, 1 मार्च तक 5 बजे से पहले तक। इसके अलावा नो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर रिक्वायर्ड टू सेंड इन फिजिकल फॉर्म। तो आपको कोई भी स्पीड पोस्ट या कोई भी फिजिकल फॉर्म में आपके एप्लीकेशन फॉर्म या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी अटैचमेंट्स होंगी, वो सब ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म में ही जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउएवर all the applicants are advised to keep a copy of application form with them along with proof of payment for their records. Correction and registration will not be considered through any mode, email or letter. Hence, candidates are advised to fill their registration form carefully. No correction will be allowed after specific dates as per the procedure. तो हर एग्जामिनेशन में ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो बहुत ज्यादा सेम होते हैं बच्चों, कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत केयरफुली भरें। आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन में जो भी आप नेम फिल कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हैं, आपके ईयर्स मेंशन कर रहे हैं, वो सब बहुत एक्यूरेसी से, बहुत ज्यादा केयरफुल होके भरना बच्चों, क्योंकि करेक्शन हो सकता है आगे जाके अलाउड ना हो, ड्यूरेशन के टाइम पे बियॉन्ड आपसे करेक्शन अलाउड ना हो, तो फिर आपके लिए वो एक मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए बेटर है कि पहले धीरे धीरे से आराम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप भरें। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल, अगेन कितने बार रेपिटेशन है, ऑनलाइन पोर्टल आपका क्लोज हो जाएगा 5 बजे 1 मार्च, मतलब 1 मार्च को 5 बजे से पहले अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं तो बेटर होगा आप लोगों के लिए। अगर हम रीजंस ऑफ रिजेक्शन या स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, क्योंकि आपने देखा 10 मार्च को आप स्टेटस आपके एप्लीकेशन का देख सकते हैं, वेदर वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स रिक्वायरिंग करेक्शन ड्यूरिंग स्टेटस इन रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ओनली फॉर दोज हु हैड मेड पेमेंट, द एडिट पैनल विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10 to 13 मार्च। कहने का मतलब है जिन्होंने पेमेंट बहुत सक्सेसफुली अच्छे से कर ली हो, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिल किया हो, और कुछ जो सबमिशन करनी है सर्टिफिकेट्स की वो 10 मार्च तक का कर लिया हो या करना है हो, उन्हीं के लिए ये पोर्टल, जो करेक्शन पोर्टल है, वो खोला जाएगा। अदरवाइज जिनका एप्लीकेशन रिजेक्टेड है उनके लिए कोई भी आपका ये स्टेटस ओपन नहीं होगा, दैट इज करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा, ये क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सेल्फ चेक देयर एलिजिबिलिटी। अगर आप देखेंगे अपनी एलिजिबिलिटी को खुद से चेक करके ही एप्लीकेशन फॉर्म भरे, बाद में आप रिफंड क्लेम करेंगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा सा जाते हैं बच्चों,
ये क्योंकि आपको हर चीज जो है वो फिल कहाँ करनी है, एम्स के ही एग्जामिनेशन exams.ac.in में ही फिल करनी है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एज रिलैक्सेशन पहले मैं आपको बता दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रूशियल डेट टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज ऑफ कैंडिडेट्स विल बी द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, अब है जो भी SC ST या OBC कैंडिडेट्स है who opt to apply for unreserved vacancies will not be eligible for age relaxation or relaxation in cut-off marks otherwise allowed to those belonging to these categories। इसका मतलब आपसे ये कहा गया है जो भी हमारे SC ST या OBC वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर वो जो जनरल कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन ना एज में दिया जाएगा और ना ही मार्क्स में दिया जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से फिल कर रहे हैं। और अगर आप अपनी ही रेस्पेक्टिव कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में भी और मार्क्स में भी। ठीक है, इससे आगे अगर आप और देखें, हम आगे देखते हैं बच्चों। देखिए ये है वो लिस्ट जो एज के बारे में बता रही है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स रिलैक्सेशन होगा, OBC को 3 इयर्स, PWBD को होगा 10 इयर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑन द क्रूशियल डेट shall not exceed 56 ईयर्स से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ सबमिशन जो आपने ऑनलाइन सबमिशन किया है उससे अगर उसको आप एज अ वो लेंगे, बेस लेंगे, तो उससे ज्यादा 56 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। PWBD को प्लस OBC के लिए 13 इयर्स है और यहाँ पे PWD प्लस SC ST के लिए 15 इयर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम। बार बार वही है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन डेट है उसके बियॉन्ड अगर आपकी एज बढ़ गई है 56 से तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप 56 ईयर्स से कम के ही होने चाहिए। जो एक्स सर्विसमैन है, कमीशन्ड ऑफिसर्स है, उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए हैं तो उनके लिए आप देख सकते हो जनरल और अनरिजर्व के लिए 5 इयर्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज जो होते हैं OBC कैटेगरी के उनको 5 + 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है और जो सिविलियन एम्प्लॉयज है SC ST कैटेगरी के लिए उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा, 5 + 5 इयर्स का। नो रिलैक्सेशन अदर देन दोज मेंशन्ड इन द टेबल अबव शैल बी एप्लीकेबल। तो जो यहाँ पे मेंशन है उसी हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, इसके बियॉन्ड कोई रिलैक्सेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलिए अब अगर हम देखें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एप्लीकेंट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो नोटिफिकेशन आगे में भी मेंशन किया गया था कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC सबमिट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर। ठीक है, आपको फिल करना पड़ेगा और जो नहीं कर पाते हैं इस चीज को विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी पोस्ट। Therefore, candidates are requested to obtain the same before applying। तो इसका मतलब आपको NOC देनी पड़ेगी बच्चों, अपलोड करनी पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे। तो अगर हम क्लेम कर रहे हैं बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन तो उसके लिए भी आपको सबमिट करने पड़ेगा एक सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट हमेशा देखना, जो भी सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होते हैं किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म, किसी भी एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो उसका एक जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है वो आपके ब्रोशर में ही दिया होता है। सिमिलरली इसमें भी वो फॉर्मेट दिया गया है, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप उसी फॉर्मेट में फिल करके ड्यूली साइन करवा के सबमिट कर सकते हैं। अब अगर हम कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स की बात करें तो आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है बच्चों उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। आपको मैं वहां पे जो फॉर्मेट है वो भी अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, आप देख पाएंगे नीचे। चलिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको पहले ही मैंने बता दिया है, दिल्ली और NCR ओनली होगा। एडमिट कार्ड्स कब कब रिलीज होंगे, तो जो भी एग्जामिनेशन होगी, जो भी डेट आपकी एग्जामिनेशन डेट आएगी उससे 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन ID है, एप्लीकेशन फॉर्म की ID है, उसको फिल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं पैटर्न, स्कीम और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में, एग्जामिनेशन की स्कीम जो है वो 2 स्टेजेस में है। पहला स्टेज है रिटन और CBT मोड एग्जामिनेशन होगा, दैट इज ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, या तो रिटन या CBT एग्जामिनेशन मोड, और सेकंड होगा इंटरव्यू मोड। अगर आप स्टेज 1 की बात करते हैं जिसमें रिटन और CBT टेस्ट है वो 100 मार्क्स का है। देयर विल बी अ सेट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 4 ऑप्शन विथ 1 सिंगल करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो
स्टेज 1 है जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, रिटन होगा जो, उसमें 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसमें से आपके हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो एमएसक्यू टाइप फॉर्मेट नहीं है, एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। एक 4 ऑप्शन, 4 में से एक सही होगा, उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, हर गलत आंसर के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। अगर कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रखा है, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके से है। जो 100 क्वेश्चंस होंगे, अब आप ये देखिए कौन से टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 questions will be asked in the field discipline of research methodology। जब हम पीएचडी करने वाले होते हैं तो उससे पहले बेसिक्स होते हैं, रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे सर्च किया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में होती है, उसके बेसिक्स पे क्वेश्चंस होंगे, बेसिक बायोस्टैट्स पे क्वेश्चन होंगे, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, बायोएथिक्स पे, कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। क्योंकि आईसीएमआर बेसिकली एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा फोकस करता है, जो पब्लिक हेल्थ होती है, इसीलिए दैट्स वाई जो आपका सिलेबस है वो भी बेसिकली उन्हीं से रिलेटेड है बच्चों। न्यूट्रिशन, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज का एप्टीट्यूड, इन पे बेस्ड आपके वो 100 क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको आंसर करना है। इसके बाद नोट कर सकते हैं आप, रिटन या सीबीटी जो स्टेज 1 है विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द फाइनल सिलेक्शन मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू। कहने का मतलब जो 2 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होने वाला, 2 स्टेजेस में जो प्रोसीजर होगा कंडक्ट फॉर रिक्रूटमेंट, उसमें पहला स्टेज एग्जामिनेशन का है जो ऑनलाइन मोड में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन सही के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, गलत के लिए 1/3 डिडक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेज होगी इंटरव्यू। आपका मेरिट में नाम आएगा, वो होगा सोनली एग्जामिनेशन का कितना आपके मार्क्स हैं प्लस आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कैसा रहा उस पे आप देख सकते हैं। विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, कहने का मतलब है स्टेज 1 को जिन ने एक मिनिमम जो आपका मार्क्स लिखा होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, आप जितने कैंडिडेट्स हैं उसको क्वालिफाई कर लिया, वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। बट इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सोनली बनेगी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसी रही कैंडिडेट की, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली मेंशन द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी शैल बी द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आईसीएमआर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है साइंटिस्ट भी, नॉन मेडिकल पोस्ट के लिए। अब आते हैं क्वालिफाइंग क्राइटेरिया पे। कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग 50% मार्क्स अगर आपके सीबीटी जो पहला स्टेज है जिसमें एग्जाम होगा उसमें अगर आपको आते हैं या उससे ज्यादा आते हैं, विल बी ट्रीटेड टू क्वालिफाई फॉर स्टेज 2 दैट इज इंटरव्यू। तो इसका मतलब जो मिनिमम उन्होंने क्राइटेरिया 50% का रखा है, अगर आप उसको उतना या उससे ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, इंटरव्यू में आप अपीयर हो सकते हैं। हाउएवर द कट ऑफ मार्क्स फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी विल बी 45%। तो इन कैंडिडेट्स के लिए 45% है और ऊपर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% होगा। ठीक है, अब मीडियम रिटन / सीबीटी एग्जामिनेशन का केवल इंग्लिश होगा, तो कोई बाइलिंगुअल नहीं है, कोई हिंदी नहीं है, सिर्फ इंग्लिश मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद हम इंटरव्यू की बात करते हैं, तो आप इंटरव्यू में देख सकते हैं बच्चों, इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय आईसीएमआर न्यू दिल्ली। फाइनल scrutiny of document will be done at the time of document verification by ICMR। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय भी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है, उस बेसिस पे भी आपको छाटा जाएगा। दैट इज हम देखेंगे कि किसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, उन्हीं को आगे जाके इंटरव्यू में अप्लाई वो जाने का मौका मिलेगा। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 5 times of the number of post advertised in various categories based on merit in stage 1। तो 5 times मोर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जितने आपके कितने होंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, कितने पोस्ट एडवर्टाइज किए गए हैं सारी कैटेगरी को मिला के, उनसे 5 गुना आपके स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब आप देखिए प्रिपरेशन ऑफ मेरिट एंड रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर हम देखें तो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी इन सारे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, वो बेस्ड होगी परफॉर्मेंस के ऊपर।
ठीक है, ऑफ द कैंडिडेट्स इन द इंटरव्यू ओनली। तो कहने का मतलब है जो एग्जामिनेशन है वो तो सिर्फ छांटने के लिए है, और आफ्टर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो ये क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे। फर्स्ट, बाय द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 1 will be used wherein those with fewer wrong answers negative marks will be placed higher। तो जो मेरिट बनेगी पहले स्टेज 1 को कंसिडरेशन में रख के, तो जो स्टूडेंट्स ने पहले एग्जाम में, जब एग्जाम था 100 मार्क्स, जो 100 क्वेश्चंस थे आपके, उसके बेसिस पे, तो उस केस में आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने कम क्वेश्चंस गलत किए होंगे और कम नेगेटिव मार्किंग की होगी, मेरिट में उसको हायर पोजीशन दी जाएगी, और जिन्होंने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग की होगी उनको नीचे, मतलब उनको लोअर पोजीशन दी जाएगी। इस तरीके से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, इंक्लूडिंग इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कैसा है। इफ नॉट रिजॉल्व बाय 1 देन यूजिंग डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर फेलिंग विथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम। और अगर इसके बेसिस पे भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ, तो जो कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ओल्डर हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी रादर देन दूसरे कैंडिडेट्स को। तो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है बच्चों। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में और क्या है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उनको बहुत केयरफुली देखना है बच्चों। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पूरे नोटिफिकेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं साइंटिस्ट प्री नॉन मेडिकल लेवल 10, जिसमें जो पे स्केल है वो 56,000 से 1,77,000 तक अप्रॉक्स जाएगा 7th CPC स्केल के अंडर। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे, मास्टर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू बायोमेडिकल साइंसेस। तो वो स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट बायोमेडिकल साइंसेस से रिलेटेड है, क्योंकि ICMR अगेन मेडिकल पब्लिक हेल्थ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसीलिए अगर उनका सब्जेक्ट बायोमेडिकल साइंसेस से रिलेटेड है तो दे आर एलिजिबल मास्टर्स में। डिजायरेबल क्या है, जो मेन हम क्वालिफिकेशन मानते हैं, चाहते हैं, वो है एक्सपीरियंस इन R&D research and development related to biomedical sciences, relative to the job recruitment in government, public sector and private institution। सेकेंड पोजीशन आपकी साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल IT कंप्यूटर साइंस के लिए है। यहाँ पे भी पे स्केल सेम है, 7th CPC स्केल है। नॉन एक्सीडिंग 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्राइटेरिया क्या है, आपने ME या फिर MTech करना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, एक कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ME MTech कंप्यूटर साइंस MCA या 4 इयर्स BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस या IT में विद PhD फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन अ यूनिट इन अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू IT और कंप्यूटर साइंस। मतलब ये जो सेकंड पोजीशन है वो IT के लिए है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। MTech जिन्होंने IT या कंप्यूटर साइंस या MCA किया हुआ है उनके लिए ये सेकंड पोजीशन है बच्चों। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए भी, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और आपकी एज 35 से ज्यादा नहीं है तो। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पोस्ट देख लेते हैं। साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल फार्माकोलॉजी, इसमें भी एज 35 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने फार्मेसी करी हुई हो, वो भी फार्माकोलॉजी को वो लेके, प्लस कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये किया हो, या फिर आपके पास फार्मा डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC और PCI, तो ये होना चाहिए आपके पास, तब आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया पोजीशन है बच्चों, आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लो, फॉर साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल IT कंप्यूटर साइंस जॉब रिक्रूटमेंट इज रेगुलेटरी न्यू अप्रोच मेथोडोलॉजीज एज अल्टरनेटिव टू एनिमल्स इन अ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्शन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। या IT और कंप्यूटर साइंसेस के लिए है, जबकि साइंटिस्ट बी के लिए जो जॉब रिक्रूटमेंट है वो कैसी है, प्री क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अब हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। हमने पोजीशंस कर रहे हैं, तो पोजीशंस है कितनी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल वाला है पोजीशन है, उसमें 25 वैकेंसीज आई हैं आपकी, एंड आउट ऑफ दोस 25 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड में 16, OBC में 4, SC 3, ST 4 और PWD 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया देख सकते हैं।
अगर हम आईटी साइंटिस्ट बी की पोजीशन फॉर आईटी और कंप्यूटर साइंसेस देखें तो यहाँ पे एक पोजीशन है, वो भी अनरिजर्व के लिए, और साइंटिस्ट बी नॉन मेडिकल फार्माकोलॉजी के लिए देखें तो एक पोजीशन है अगेन फॉर अनरिजर्व। तो टोटल वैकेंसीज जो आज आई हैं वो है 27 वैकेंसीज। आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। अगेन हम बात करें तो ये क्लियरली देख लीजिए, द लोकेशन ऑफ द अबाव वैकेंसीज कहाँ के लिए है, विल बी दिल्ली एनसीआर एंड एनी ऑफ द 28 इंस्टीट्यूट और सेंटर ऑफ आईसीएमआर अक्रॉस द कंट्री डिपेंडिंग ऑन द रिक्रूटमेंट ऑफ आईसीएमआर। तो जनरली ये जो 27 या 28 पोजीशंस की बात की गई है वो किसके लिए की गई है, वो की गई है वो आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट्स जो दिल्ली एनसीआर रीजन में है, प्लस जो रिमेनिंग ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है उनके लिए की गई है बच्चों। तो अपॉर्चुनिटी लिटरली गोल्डन है, आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पोजीशंस अलग अलग फील्ड में, जो नॉन मेडिकल है उसमें आपकी सबसे ज्यादा पोजीशंस आई हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं 25 वैकेंसीज आपके पास यहाँ पे है। और बस आपको क्या इंश्योर करना है कि बायोमेडिकल साइंसेस से रिलेटेड आपके कोई ना कोई सब्जेक्ट हो जो आपने पढ़ा हो, तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे बच्चों, बिना चिंता किए। अगर एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली इसको भरिए। 1 मार्च तक इसकी डेट है एप्लीकेशन को, मतलब इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। एंड अल्टीमेटली मैं बस आपसे ये बोलूंगी, अगर आप एलिजिबल हैं तो अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत। यू नेवर नो कब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप ही उस पोजीशन पे हो। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच।